इस चरण में मैं सफल नहीं हो पाया तो तू क्या होगा? और पता है, मैं उस क्षण का वेट कर रहा हूं जब ये तेरे दोनों हाथ उखाड़े जाएं। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। विराज वरदान कुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। अरे सिर्फ वरदान वंश का ही नहीं, विराज इस पीढ़ी का भी सबसे महान योद्धाओं में से एक है। विराज 8 क्षण। समर ध्यान से, ये धनुष जितना भारी है उसका तीर भी उतना ही भारी है। निशाना लगाना आसान नहीं है। अब मेरी बारी। असंभव। प्रवास बेटा प्रवास। रण विजय 15 क्षण। ये इसने कैसे किया? पिछले 10 सालों से अग्नि विद्यापीठ के साथ परीक्षण कर रहा है, इतना तो करेगा ही। तुम सबको लगता है ये मेरा चमत्कार है? मूर्ख हो तुम सब। अगर मेरे ताऊजी ने मुझे बचपन से अग्नि विद्यापीठ में गुप्त प्रशिक्षण नहीं दिया होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अद्भुत, बेहतरीन निशाना। और कोई है जो इस प्रतियोगिता में अपने हाथ आजमाना चाहता है? प्रधान कुल से एक योद्धा अभी बाकी है। अब एक नौकरानी का बेटा इतना पवित्र धनुष उठाएगा, यानी वरदान कुल की सारी उम्मीदें एक नाजायज औलाद पे टिकी हुई है। इतने बुरे दिन आ गए वरदान वंश के, बड़े शर्म की बात है। छी! जा अंदर। इतना डर लग रहा था तो आया ही क्यों? वरदान कुल से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। ये नमूना जो ठीक से सीधा चल नहीं पा रहा, वो लगाएगा निशाना। ये तो धनुष भी नहीं उठा पाएगा। वो भार पट उल्का पिंड के धातु से बने। तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक 100 मन के भार पट अपने शरीर पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर बांध के रखना होगा। मैंने अपने शरीर पर 200 मन पहने हुए हैं। धनुष से 2 गुना ज्यादा वजन मेरे हाथों पर पहनकर इस धनुष को उठाना आसान नहीं होगा, पर कोशिश तो करनी होगी। राजकरण, एक नौकरानी का खून कब तक दम भरेगा? अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इस तरह हमारे कुल का अपमान मत कर। आज सबको दिखा दे बेटा कि तू हमारा शिष्य है।
अभी भी बहुत कमजोर हूँ। ये कैसे हार सकता है? ये तो हमारा शिष्य है। 200 मन अपना शरीर और 100 मन का ये रण धनुष समर उठा क्यों नहीं पाया? 100 मन नहीं, 1000 मन। क्या? 1000 मन? मतलब? समर को मजबूत बनाने के लिए मैंने बिना किसी को बताए उस भार को 100 मन से 1000 मन में बदल दिया था। आज उसके अपने शरीर पर 1000 मन बंधा हुआ है और सिर्फ उसके हाथों पर 12 मन मूंड का भार भरा हुआ है। हे ईश्वर, ये क्या किया आपने? जैसे की उम्मीद थी, इसने हमारे वंश का नाम फिर से मिट्टी में मिला दिया। राजकरण, दिल छोटा मत करो। जाओ, जाके 2-4 और नौकरानियां ढूंढ लो और उनसे ढेर सारे बच्चे पैदा करो। क्या पता कोई एक बेटा 20 साल बाद तुम्हारे वर्धान खानदान का नाम रोशन कर दे। समर, ऐसे हार मत मान, और ये तो सिर्फ अभी पहला चरण है। उठ। दूसरा चरण संतुलन और धैर्य का। हर योद्धा को ये ध्वजा उठाकर जल कुंड में संतुलन बनाकर बिना डूबे भागना होगा और ध्वजा को उसके स्तंभ पर स्थापित करना होगा। जो भी योद्धा कम समय में ये कर पाएगा वो जीत जाएगा। मानस वरदान 50 क्षण। बहुत अच्छे 30 क्षण। शाबाश बेटा। मेरा बेटा है। रण विजय वज्रसेन 25 क्षण। रण विजय। राजकरण देख। अद्भुत, असंभव, ये एक नया कीर्तिमान है। ये दोनों चरण इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है? ये तो बल, धैर्य और संतुलन हर श्रेष्ठ में निपुण है। देखा राजकरण, वर्धान खानदान में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बेटे का मुकाबला कर सके। आखिरी प्रतियोगी समर वरदान। अभागा है मेरा शिष्य। 1000 मन किसी भी मनुष्य की क्षमता से बहुत ज्यादा है। अब गुरु हो या जल्लाद, अपने शिष्य के साथ ऐसा कौन करता है? मुझे नहीं पता था कि ये इस भार को 24 घंटे अपने शरीर से लगा कर रखेगा। आप ही ने कहा था ना कि वो ये भार सोते समय भी नहीं उतार सकता। वो बेचारा तो आज्ञाकारी है हमारा। गिर गया। समर वरदान इस प्रतियोगिता में पूरी तरह विफल रहे। अगले चरण के लिए सभी योद्धाओं के लिए एक चेतावनी है। हर योद्धा अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले, अन्यथा प्रतियोगिता के दौरान मृत्यु होने की संभावना है। समर, ऐसे हताश मत हो। अभी ये प्रतियोगिता शेष है। उसे जीतकर तू ये प्रतियोगिता जीत सकता है, समझा?
तीसरा और आखिरी चरण, अगर कोई प्रतियोगी इससे पहले के 2 चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो उसके पास अभी भी खुद को साबित करने का एक मौका है। जो ये चरण जीतेगा वो प्रतियोगिता भी जीत सकता है। तुम चाहो तो सब एक साथ मेरे साथ लड़ सकते हो, सबको चित कर दूंगा। है कोई? आवाज। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं, आजा। शायद ज्यादा जोर से इसको मैंने मार दिया। कोई आके इसका निरीक्षण कर लो, ये मर तो नहीं गया कहीं? चलो देखो देखो कहीं मर तो नहीं गया। है कोई और? शायद ज्यादा जोर से इसको मैंने मार दिया। कोई आके इसका निरीक्षण कर लो, ये मर तो नहीं गया कहीं? चलो देखो देखो कहीं मर तो नहीं गया। है कोई और? क्या हुआ राजकरण? अरे भाई भेजो किसी को, बहुत योद्धा है ना तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें अपने इतने बड़े वंश के खत्म हो जाने का डर लग रहा है? अरे राजकरण, तुम्हारे इस नाजायज बेटे को भेजो ना, पूरा राज्य जानता है पिछले 20 सालों से तुम उस नौकरानी से और उसके इस नाजायज बेटे से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अरे तो भेजो उसको, यहाँ अच्छा मौका है, यही कहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। भेजो 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 भेजो। पिताजी आज्ञा दीजिए। वरदान खानदान का सर झुकाना इतना आसान नहीं है रणविजय। गिरा दिया। अभिराज बेटा, तू ठीक है? तू हमारे कुल का सबसे महावीर योद्धा है और हमेशा रहेगा। इनसे तो निपट लेंगे हम लोग। उठ बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, तेरे काका श्री है अभी। हाँ, आराम से आजा आजा। राजकरण, मैंने पहले ही बोला था, 10 कमजोर बच्चे पैदा करने से अच्छा है एक मजबूत मर्द बच्चा पैदा कर लेता। आज तुझे ये दिन न देखना पड़ता। बेटा रणविजय, अब इनमें से कोई भी तुमसे लड़ने नहीं आएगा। अरे डर देखो इनके चेहरों पे। माँ, पिछले 20 सालों से वरदान परिवार ने हमारे साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया है। माँ, मैं कल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर अपना और आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल दूंगा।
सोच रहा है 2-3 कपड़े निकाल देने से रणविजय को हरा देगा। समर, हमारे वंश का नाम पहले ही खराब हो चुका है। तू रणविजय के सामने 2 क्षण भी नहीं टिक पाएगा। ये तो उल्का पिंड के धातु से बने हुए 1000 मन के भारपट्ट है। ये लड़का अभी तक इस बोझ के साथ लड़ रहा था। हे ईश्वर, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो कोई महान योद्धा है। अब दिखा तुझमें कितना दम है। आज मैं तुझे सिर्फ मारूंगा ही नहीं तो तेरे वरदान कुल का वंश खत्म करूंगा। बात समर, तोड़ दे इसका घमंड आज। इसके एक प्रहार से उसका दांत भी नहीं टूटेगा, और वो एक प्रहार करेगा तो इसके प्राण भी निकल सकते हैं। समर हमारा शिष्य है, कोई राक्षस नहीं। अगर समर अपनी पूरी ताकत लगा देता ना तो उसका प्रतिद्वंदी पहले ही प्रहार में मर जाता। अब इसकी असली ताकत सामने आई है। मेरी गलती थी कि मैंने तुझे कम आंका। मैं तुझे बताऊंगा कि असली ताकत क्या है। तू और तेरी ये माँ दोनों जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, और तेरे पिता भी तुझे कहाँ बेटा मानते हैं। तू तो जबरदस्ती की औलाद है। मेरी माँ को बीच में नहीं लाना था। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना समर। रणविजय, रणविजय, रणविजय। रणविजय, मेरे बच्चे। नौजवान सामान, मैं हरामजादा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की ना तो मैं तेरा वंश का वंश खत्म कर दूंगा। हर्षवर्धन के प्रहार को इस पूरे राज्य में कोई नहीं रोक सकता। हर्षवर्धन रणविजय का बाप है, वो इससे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अरे क्या कर देगा तुझे? ये कैसे संभव है? इसने तो हर्षवर्धन को भी पटकनी दे दी। हे ईश्वर, ये प्रहार तो मैं भी नहीं रोक पाता। कितनी शक्ति है इसमें। बेटा, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी ताकत पे। अब देख खुद को अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और अब समय है परिणाम घोषित करने का। अग्नि विद्यापीठ के महायोद्धा चयन प्रतियोगिता के विजेता है ठहरो। भाई साहब, आप यहाँ? भाई साहब है तेरे ताऊ जी।
मैं इस संस्था का प्रधान होने के नाते ये घोषणा करता हूँ कि इस वर्ष के अग्नि विद्यापीठ के महायोद्धा प्रतियोगिता का विजेता है वज्रसेन कुल से रणविजय वज्रसेन। शुभांकर जी, नियमों के अनुसार तो समर ही। शिवानकर, लगता है तुमने अग्नि विद्यापीठ के कानून नियम ठीक से नहीं पढ़े। जरा मुझे अग्नि विद्यापीठ के 145वां नियम बताएं। जी प्रधान जी, अग्नि विद्यापीठ का 145वां नियम ये कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका और जिसके परिवार का समाज में कोई स्थान, कुल या पद ना हो, उसे अग्नि विद्यापीठ में प्रवेश नहीं मिल सकता। ये लड़का एक मामूली नौकरानी का बेटा है। इसकी मां ने छल कपट और गलत तरीकों से राजकरण वरदान को अपने जाल में फंसाया। एक ऐसी औरत का बेटा जिसकी मां का आचरण ही संकट में हो, वो इस पवित्र विद्यापीठ के योग्य कभी नहीं हो सकते। दीवानकर, अगर तुमने ऐसे लड़के को अग्नि विद्यापीठ में प्रवेश दिया तो आचार्य जी इस लड़के के साथ साथ तुम्हें भी इस संस्था से बाहर कर देंगे। यह कैसा अन्याय है प्रधान जी। सारे राज्य ने देखा है कि मेरे बेटे समर ने रणविजय को नियम अनुसार ही हराया है। इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे शिष्य के साथ ये इस तरह का छल करें। किसी भी योद्धा को उसके वंश से नहीं, उसके बल से हका जाना चाहिए। अब इन्हें इनका स्थान मैं दिखाऊंगा। बस कीजिए प्रधान जी, मेरे परिवार पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। पूरा राज्य इस बात का गवाह है कि मैंने नंदिनी से विधि और विधान से विवाह किया है। वो मेरी धर्म पत्नी है और उन्हें इस कुल में एक बहू और एक माँ होने का संपूर्ण सम्मान प्राप्त है। समर मेरा वैद्य और धर्म संगत बेटा है। वैद्य, धर्म संगत, राजकरण, तुम इस धब्बे को जितना छुपाने की कोशिश करोगे वो उतना ही गहरा होता जाएगा। सब जानते हैं नौकरानी के पेट में तुम्हारी नाजायज औलाद पड़ रही थी। ऐसी मर्यादाहीन शादी को ये अग्नि विद्यापीठ कभी धर्म संगत नहीं मान सकती। ऐसे नीच स्रोत से जन्मा बच्चा कभी इस संस्था के दहलीज पे कदम नहीं रख सकता। ऐसे नीच स्रोत से जन्मा बच्चा कभी इस संस्था के दहलीज पे कदम नहीं रख सकता। ये नियम नहीं, यह सरासर तुम्हारा पक्षपात है प्रधान जी। तुम इस संस्था के प्रधान होने का दुरुपयोग कर रहे हो ताकि तुम फिर से अपने वज्रसेन कुल से एक महायोद्धा चुन सको। अपने शब्दों को वश में रखो राजकरण। तुम एक अग्नि विद्यापीठ के प्रधान से बात कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे आरोपों के लिए राज्य से निकाल भी सकता हूँ। प्रधान जी, आपको क्या लगता है आपकी इस निचले दर्जे की विद्यापीठ में अपना स्थान बनाने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ? एक ऐसा संस्थान जहाँ किसी का स्थान उसकी योग्यता से ज्यादा उसके खून और उसके कुल से तय किया जाता है। मैं ऐसी तुच्छ संस्थान से निष्कासित होना ही बेहतर समझता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अग्नि विद्यापीठ का अपमान किया। यदि हमारे शिष्य पर आंच भी आई तो हम तुम्हारे पूरे अग्नि विद्यापीठ को मिट्टी में मिला देंगे। कौन हो तुम तीनों और बिना इजाजत इस मैदान में कदम रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। इससे पहले कि अग्नि विद्यापीठ के कुलपति आचार्य शंकराचार्य यहाँ पहुँचे, तुम तीनों इस तुच्छ बालक को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कुलपति शंकराचार्य, तुम्हें ये पता भी है कि उन्हें इस अग्नि विद्यापीठ का कुलपति किसने नियुक्त किया है? अगर वो यहाँ पर आ भी गए तो सबसे पहले हमें झुककर प्रणाम करेंगे। मर्यादाहीन मूर्खों, आचार्य का अपमान करने का परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा।
ज्येष्ठ में बर्फबारी, लगता है आचार्य जी आने वाले हैं। आचार्य जी को ठंडक बहुत पसंद है, शायद इसीलिए उनके आगमन से पहले वातावरण ठंडा हो रहा है। अब तुम तीनों को समझ में आएगा अग्नि विद्यापीठ का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आचार्य की जय हो। आचार्य जी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य, यहाँ कुछ लोग अग्नि विद्यापीठ की प्रतियोगिता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अग्नि विद्यापीठ का अपमान भी किया है। आज्ञा दे तो मैं इन्हें पूरे राज्य में गधे पर घुमाऊंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। भाई साहब, सनातन परंपरा के आदि गुरु को प्रणाम। आचार्य, अब क्या कह रहे हैं? ये ढोंगी है, साधु बनकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जीवा पर नियंत्रण रख मूर्ख। जिसे तुम ढोंगी कह रहे हो, इस ब्रह्मांड के महान योद्धा है वो। मैं इन महान गुरुओं का एक छोटा सा शिष्य हूँ। अज्ञानी मूर्ख, ये हमारे तीनों महान आदि गुरु हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले अग्नि विद्यापीठ की स्थापना की थी। सिर्फ अग्नि विद्यापीठ की स्थापना ही नहीं, महान नाग विद्यापीठ की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। इतिहास में जितने भी पराक्रमी और महायोद्धा हुए हैं, उन्होंने भी इन तीनों गुरुओं से शिक्षा ली है, और मैं भी इनका शिष्य हूँ। अब क्या प्रसाद बांटने की प्रतीक्षा कर रहे हो? मूर्खों, जाओ माफी मांगो। आदि गुरु, हमें क्षमा कर दीजिए। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें। आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम योद्धा की काबिलियत उसकी जन्म, उसकी जाति से तोल रहे हो, उसे नीच कह रहे हो ताकि तुम अपने भतीजे को जिता सको। अग्नि विद्यापीठ एक मंदिर समान है, तुम्हारे परिवार की संपत्ति नहीं है। तुम जानते भी हो ये योद्धा कौन है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि समर इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। समर, तुमने आज जो किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं समर को अग्नि विद्यापीठ में सीधा प्रवेश देता हूं, और मैं स्वयं इसे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता हूं। समर, तुमने आज जो किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं इसे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता हूँ। रुको शंकराचार्य, तुम समर को सिखाने के योग्य नहीं हो। समर हमारा शिष्य है, उसका शिक्षण पूरा हो चुका है और वो अग्नि विद्यापीठ के महान योद्धा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये हमारा शिष्य है। अग्नि विद्यापीठ के नए महायोद्धा को मेरा प्रणाम। महायोद्धा को मेरा भी प्रणाम। महायोद्धा को भी हमारा प्रणाम। ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो पहले 2 चरण हार गया हूँ, तो फिर मैं महायोद्धा कैसे बन सकता हूँ? खड़े खड़े देखते रहोगे समर? तुम महायोद्धा हो और ये तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक तुम इन्हें आदेश न दो। किसी को भी यहाँ पर मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। आप सभी उठ जाइए। शुभांकर, तुमने इस पवित्र संस्थान के विश्वास के साथ छल किया है। तुमने प्रधान के पद का दुरुपयोग किया है। तुमने अपने भतीजे रणविजय को कई सालों तक गुप्त परीक्षण दिया है। मैं अभी ही वक्त तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित करता हूँ। अच्छा, मुझे क्षमा कर दे। बस क्षमा बाद में मांगना, अभी अपनी पूरी सजा तो सुन लो। तुमने महायोद्धा का अपमान किया है, सनातन रीत के आदि गुरुओं का अपमान किया है। इसलिए आज के बाद वज्रसेन वंश का कोई भी सदस्य अग्नि विद्यापीठ के किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। आचार्य जी,
वज्रसेन वंश का कोई भी सदस्य अग्नि विद्यापीठ के किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। आचार्य जी, हम पे दया कीजिए, हम पे इतना अन्याय मत कीजिए। अरे हमारा सारा वंश यहाँ है, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने ये सजा दी है तुम्हें, अन्यथा तुम्हारे अपराधों की सजा मृत्यु दंड से कम नहीं है। और इतना ही नहीं, वज्रसेन के परिवार को इस राज्य से हमेशा के लिए निकाला जाता है। नहीं, सैनिकों, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लीजिए और राज्य के बाहर फेंको इनको। यह अन्याय है आचार्य जी, आचार्य जी, हमारे साथ अन्याय है, वज्रसेन कुल के साथ अन्याय है ये। अग्नि विद्यापीठ के योद्धाओं, मैं तुमसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे इस राज्य में एक अजीबोगरीब घटना हुई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी अज्ञात योद्धा ने हमारे पवित्र अग्निशिला को, जो कई हजार मौन भारी है, उसे उसके स्थान से 7 हस्त आगे खिसका दिया है। तुम में से है कोई ऐसा जो जानता हो ये शिला किसने खसकाया है? यह संभव है, सामान्य मनुष्यों में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती। मुझे याद है, अग्नि विद्यापीठ का महान योद्धा भी उस शीला को बस 3 हस्त खिसका पाया था। हाँ गुरु माता, अगर इस महान योद्धा को अग्नि विद्यापीठ में शामिल कर पाते हैं तो नाग विद्यापीठ से कई गुना शक्तिशाली हो जाएंगे हम, और आने वाले महासंग्राम में हमारी विजय निश्चित होगी। आचार्य, आप जिस शिला की बात कर रहे हैं, क्या वो वर्धान वंश के महल के बाहर रखी है? हाँ। तो फिर शायद मैं जानता हूँ कि वो शिला किसने खिसकाई है। अग्निशिला को मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मैंने भी अग्निशिला के बारे में बस कहानियों में ही सुना था, आज पहली बार इसके दर्शन हुए। ये कोई साधारण चट्टान नहीं है, ये इस संस्थान की बुनियाद है। ये अग्निशिला है, इसे कोई पराक्रमी, महाशक्तिशाली, महान योद्धा ही अपनी जगह से हिला सकता है। बताइए महान योद्धा समर, इस अग्निशिला को किसने अपने जगह से हिलाया है? कल जब मैंने इस पत्थर को अपने रास्ते में देखा तो मैंने इसे अपने हाथ से खिसका दिया। मैं नहीं जानता था आचार्य कि ये अग्निशिला है। अद्भुत, तो पराक्रमी योद्धा आप है जिसने ये चमत्कार किया था। बड़े भाई साहब, हम कल से ढूंढ रहे थे कि आखिर वो महायोद्धा है कौन। हमें कहाँ पता था कि वो महायोद्धा हमारा अपना समर होगा। इस धरती पर इससे बड़ा पराक्रम ना कभी किसी ने देखा है और ना ही देख पाएगा। महायोद्धा के पद के लिए समर वर्धान से ज्यादा योग्य कोई हो ही नहीं सकता। मैं आज स्वयं समर को अग्नि विद्यापीठ का नया महायोद्धा घोषित करता हूँ। अगले महायोद्धा का चयन अब 10 साल बाद होगा। सभी राजवंश इन 10 सालों में फिर से इस प्रतियोगिता की तैयारी करें। महायोद्धा समर, मैं चाहता हूँ कि आज ही आप मेरे साथ अग्नि विद्यापीठ चले, ताकि आपकी इस अद्भुत इस प्रतिभा को हम उच्च स्तरीय परीक्षण के जरिए एक नया मुकाम दे सकें। चले जाओ समर, हमें जो सिखाना था हमने सिखा दिया है।
अग्नि विद्यापीठ तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुम सृष्टि के सबसे बड़े महान योद्धा कहलाओगे। आचार्य, आपका ये आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना नया जीवन शुरू करूं, मैं अपनी माँ को वो सम्मान वापस दिलाना चाहता हूँ जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुख झेला है। जो बेटा अपने माँ का सम्मान सबसे ऊपर रखता है, उसकी शक्तियों को कभी हराया नहीं जा सकता। मुझे आपका ये फैसला स्वीकार है महायोद्धा। मैं जानती थी मेरा बेटा एक महान योद्धा है। अब हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा माँ, अब हम इज्जत की जिंदगी जिएंगे। एक मामूली नौकरानी के बच्चे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारा सम्मान, हमारा मान, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। भाई साहब, इस गंदगी से जन्मे कीड़े ने आपको अग्नि विद्यापीठ से बाहर करवा दिया, हमारे वज्रसेन वंश का सत्यानाश कर दिया। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ ने जरूर कोई काला जादू किया होगा, वरना अग्निशिला को इतनी आसानी से हिला देना कि किसी इंसान की बस की बात नहीं। भाई साहब, अब हम क्या करें? अगर हमें वरदान वंश को जड़ से मिटाना है तो हमें उनके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, नागवंशी वंश का गढ़ से मिलना होगा। आज अग्नि विद्यापीठ के प्रधान मेरे सामने खड़े हैं। नाग विद्यापीठ में आने के लिए इतनी बार न्योता भेजा, अपने अहंकार में आकर तुमने हमेशा ठुकराया। तो आज कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप साक्षात हमारे दरबार में पधारे हैं? महाराज, पुरानी बातों के लिए हमें माफ कर दीजिए। आपका न्योता स्वीकार ना कर पाना ये मेरा घमंड नहीं था, मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी भूलों को भूलना चाहता हूँ। मैं और मेरा पूरा वंश नाग विद्यापीठ में शामिल होना चाहता है। मैं अग्नि विद्यापीठ के रहस्य, रणनीति, गुप्त शस्त्र के पूरे राज बताने के लिए तैयार हूँ। मैं अग्नि विद्यापीठ के रहस्य, रणनीति, गुप्त शस्त्र के पूरे राज बताने के लिए तैयार हूँ। वाह अद्भुत। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि विद्यापीठ के सारे राज मेरे मुट्ठी में होंगे। इस राज्य के सबसे खतरनाक सेना है मेरी, ऊपर से वो गुप्त हथियार। आने वाले महासंग्राम में उनकी हार निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित है। महाराज, बेशक आपकी सेना महान है, लेकिन महासंग्राम आने वाला है। उसमें से एक योद्धा को आपको ध्यान रखना होगा। अग्नि विद्यापीठ का नया योद्धा समरवर्धान। वो कौन? नंदिनी, ये महिला तुम्हें कहाँ मिली? अरे बताओ कहाँ मिली? ये नंदिनी वरदान है महाराज। ये वरदान परिवार के साथ उनके हवेली में रहती है। नहीं 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 नहीं, ये वरदान नहीं है, ये मेरी बेटी है नंदिनी नागवंशी। 20 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि उत्तर में मेरे दुश्मन के यहाँ वो पनाह लेगी। देखो, मैं इसे 20 साल से मिला नहीं हूँ, मुझे एक बार उसे मिला दो। मेरी आंखें तरस रही उसको देखने के लिए। महाराज, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये तो एक मामूली नौकरानी है वर्धन की हवेली में। अरे एक बाप अपने औलाद को पहचानने में गलती नहीं करता। देखो, मुझे एक बार अपनी बेटी के पास ले चलो। महाराज, आपकी बेटी की जिंदगी न
नर्क बन चुकी है। वरदान परिवार उसे अपनी नौकरानी बना के रख रहा है। उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। सच कहूं तो महाराज, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। महाराज, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कहते हुए भी मेरी जुबान कांप रही है। राजकरण वरदान ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उसने आपकी बेटी के साथ गलत किया है और उसने उसे नाजायज बच्चे की मां बना दिया है। बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। और रही बात उस वरदान की, वरदान, मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं तेरे खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा और तेरी उस हवेली को शमशान घाट पे ना बदला तो मेरा नाम शेर दिल नागवंशी नहीं है। महाराज, मैं आपको ले चलता हूं आपकी बेटी के पास। क्या हुआ? आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए। बेटा समर, हमने ये पारिवारिक बोझ विशेषकर 2 कारणों से रखा है। पहला कारण है तुम्हारी जीत की खुशी और बेटा दूसरा कारण ये है कि तुम्हारे काका श्री तेजकरण और तुम्हारा भाई मानस तुमसे ही और नंदिनी से क्षमा मांगना चाहते हैं। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है बेटा। बेटा समर, हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने तुम्हारी माँ का घोर अपमान किया है। बेटा हो सके तो अपने काका श्री और अपने भाई मानस को क्षमा करना बेटा। हाँ समर, काका श्री और मानस को इस बात का एहसास है कि उन्होंने छोटी माँ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुमको बहुत कष्ट दिए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हो सके तो उन्हें क्षमा कर देना समर। देखिए, जो बीत गया सो बीत गया। आज से हम सब एक परिवार हैं। नंदिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने सालों तक मेरी वजह से तुम्हें अपमान झेलना पड़ा। मुझे माफ कर दो नंदिनी। हवेली में क्यों आएगी? बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अगर आज तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं यहाँ नरसंहार कर दूंगा। कालवक्र और माहिका, हमें साफ साफ बताओ कि तुम बात किसकी कर रहे हो? माँ कहाँ है? तो जैसे दरिंदे को बताने की हमें जरूरत नहीं है राजकरण। वैसे भी तुम लोगों की मौत आज तय है, तो इतने सवाल जवाब करने का कोई मतलब नहीं। तुम स्थिति को बिना स्पष्ट, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। एक मौका दे दो। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? नाग विद्यापीठ से हैं हम और मेरा नाम माहिका है। मैं हूँ कालवक्र। राजकरण वरदान, हमारे नागवंशी खानदान की बेटी को इज्जत से हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें सिर्फ घायल करके छोड़ देंगे और तुम्हारी जान बख्श देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। भला नागवंश की बेटी वरदान किए मेरे पुत्रों को मेरे सामने ही मार रहे हो, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। पिछले 20 सालों से हमारी राजकुमारी तुम्हारी दी हुई जिल्लत सहन कर रही है, उसका क्या? आज उसके एक एक आंसू का हिसाब होगा। आखिर है कौन तुम्हारे खानदान की बेटी जिसका हमने अपमान किया है? एक औरत का अपमान करके झूठ बोल रहे हो। मार डालूंगा मैं इस बुढ़े को। तो तुम हो जिसने हमारी राजकुमारी का शोषण किया है। बताओ कहाँ छुपा रखा है हमारी राजकुमारी को? जल्दी से हमारी राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो।
समर बेटा, तुम ठीक हो बेटा? इस हवेली में कोई तो मर्द है। तुम्हारा नाम क्या है? समर वरदान। और अब बहुत तमाशा कर लिया तुम दोनों ने। तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, तो अब यहाँ से वापस चले जाओ। बहुत हो गया। शेर दिल नागवंशी, मैंने यहाँ पे तुम्हें मौत का तांडव खेलने के लिए भेजा था। राजकरण, आज तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। आज शेरदिल नागवंशी तेरे पूरे वंश को बर्बाद कर देगा। हर्षवर्धन वज्रसेन, मुझे ये तो पता था कि वज्रसेन कायर हैं, पर ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम कायर के साथ साथ गद्दार भी हो। अपने ही दुश्मन से हाथ मिला लिया तुम लोगों ने। वरदान, तो तू है वो हैवान जिसने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की, अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया तूने। क्या? मेरी बेटी नंदिनी नागवंशी, अरे मेरे जिगर का टुकड़ा। अगर नंदिनी राजकुमारी थी तो मेरे पास एक नौकरानी बन के क्यों आई थी? अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, उससे शोषण करने की और हरामी बच्चा पैदा करने की। मेरी माँ आपकी बेटी है? हे! तू तो चुप ही रह। एक शब्द और बोलेगा सर धड़ से अलग कर दूंगा इसे। क्षण समरवर्धन, तू प्रेम और विवाह से पैदा नहीं, जोर और जबरदस्ती से पैदा हुआ है। अरे इस गंदगी को तो मैं अभी साफ कर दूंगा। माँ, मेरी बेटी आज भी उतनी ताकतवर, उतनी दक्ष। 20 साल बीत चुके हैं पिताजी। आप कल भी हैवान थे और आज भी हैवान हो। मैं हैवान था तो ये वरदान क्या है? वो हैवान नहीं है। अरे 20 साल तुम्हारा शोषण किया उसने, अपनी गंदी औलाद को तुम्हारे पेट में रखने के लिए विवश किया। लेकिन आज तेरा ये पिता चुन चुन के तेरा बदला लेगा बेटी। रुको! इस परिवार में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं विनती करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। 20 साल तक इस हैवान ने इतना डरा के रखा कि आज मेरी बेटी मेरे सामने झूठ बोल रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। रुको! मेरे परिवार पर एक भी वार करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नंदिनी, ये कैसे भूल रही कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? 20 साल के बाद मुझे मिली हो, तुम अपने पिता की खून की प्यासी हो गई। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया इन जल्लादों ने कि तुम अपने पिता की बात नहीं सुन रही है? बेटा मेरी बात सुन, चल घर चल। घर तेरे बिना एकदम सुन रहा, चल। अपने मुंह से मुझे बेटी मत कहो शेरदिल नागवंशी। एक पिता तुम्हारी तरह इतना क्रूर और निर्दयी नहीं होता। एक पिता का फर्ज तुमने कभी नहीं निभाया है। 20 साल पहले मैं तुम्हारा घर छोड़कर इसलिए भागी थी क्योंकि तुमने मुझे अपनी बेटी कभी समझा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा थी जिसे तुम किसी भी बड़े राज्य को बेच देना चाहते थे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम मेरी बेटी हो, तुम नंदिनी नागवंशी हो, तुम एक महान खानदान से हो, तो तुम्हारा महान बनना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नाग विद्यापीठ का प्रधान बना दूंगा। देखो आज तक मैंने जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे इस विद्यापीठ से। मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक सरल जिंदगी जीना है जिसमें कोई हिंसा ना हो, और तुम्हारे साथ रहकर वो कभी संभव नहीं है क्योंकि तुम एक राक्षस हो जो सिर्फ हिंसा करना जानता है। अब जाओ यहाँ से। तो ठीक है, बाद में शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। अब जैसे तुम चाहोगी ना वैसे होगा। ये सब तो मैंने ही सिखाया था ना बेटा। कैसे हराएगी मुझे? देखिए,
मेरी माँ को कुछ मत करना। चुप! तेरी माँ से पहले तेरी माँ की आंखों के सामने तुझे मारूंगा, तब जाके आएगा असली मजा। रुक जाओ। जिस रात मैं नंदिनी से मिला उस रात मैं बिल्कुल होश में नहीं था। सारी गलती मेरी है और अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूँ और इसकी सजा बस मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को नहीं। पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? इस बात के लिए मुझे माफ कर देना बेटा। अपने राज्य में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैंने 20 साल तक इस राज को जिंदा रखा कि उस रात तुम्हारी माँ ने मुझे बहकाया है, जबकि सच तो ये है कि उस रात मैं खुद काबू में नहीं था। बेटा पूरे 20 साल से तुम माँ और बेटे जो बदनामी सहन कर रहे हो ना, उसका कारण बस मैं हूँ। ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सका क्योंकि मुझे अपनी इज्जत खोने का डर था। वरदान, तेरी हर गलती की सजा दूंगा मैं, और जो मेरी बेटी के साथ तूने किया है ना उसका प्रतिशोध लूंगा। वरदान, जो मेरी बेटी के साथ तूने किया है ना उसका प्रतिशोध लूंगा। और तू तो मेरे आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। सबसे पहले तो मैं तुझे ही मारूंगा। शेरदिल नागवंशी, तुम अपने राज्य में जो करना चाहते हो वो करो, और हमारे राज्य में तुम्हें हिंसा करने का कोई हक नहीं, और खासकर वर्धान वंश पर। समर वर्धान अब अग्नि विद्यापीठ का महायोद्धा है। अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो ये जंग तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। अग्नि विद्यापीठ अब नाजायज बच्चों को भी प्रवेश देने लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि विद्यापीठ बहुत जल्द बंद हो जाएगी। तुम्हें अग्नि विद्यापीठ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभांकर, जाओ यहाँ से। नंदिनी अब यहीं रहेगी। अब मैं अग्नि विद्यापीठ का प्रधान नहीं रहा जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं, और अब मैं नाग विद्यापीठ में शामिल हो गया। शुभांकर, तुमने अपनी मिट्टी से ही गद्दारी की। वरदान वंश से दूर रहने के लिए क्या लोगे शेरदिल? जब तक ये बुट्टा यहाँ है, इतनी कम सेना के साथ मैं वरदान परिवार को नहीं हरा पाऊंगा। तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है, छोटी सी। 1 महीने बाद मौत का महासंग्राम होने वाला है, और इसमें अगर नाग विद्यापीठ जीत गई तो अग्नि विद्यापीठ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और इस देश में सिर्फ एक ही विद्यापीठ चलेगी और वो है नाग विद्यापीठ। और उसके साथ मुझे और एक अधिकार चाहिए, इस वर्धान के पूरे परिवार को दंड देने का। बोलो, मंजूर है? मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि इस महासंग्राम में नाग विद्यापीठ हार गया तो उसके परिणाम क्या होंगे ये भी हम अभी तय कर लेते हैं। मुझे हराने के सपने देख रहे हो? वाह वाह वाह। और मेरी शर्त यह है कि यदि नाग विद्यापीठ इस महासंग्राम में हारा तो आप मेरी माँ को हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, और आज के बाद कोई भी नाग वंश का मेरी माँ को परेशान नहीं करेगा। तू मुझसे जीतने का सपना देख रहा है? इतिहास गवाह है, मौत के संग्राम में आज तक अग्नि विद्यापीठ नाग विद्यापीठ को कभी हरा नहीं पाई है। तुम्हारी ये बात सिर्फ एक शर्त पे मान सकता हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर जाएगी, 1 महीना मेरे घर पे रहेगी, और अगर अग्नि विद्यापीठ नाग विद्यापीठ को हरा दे उसके बाद वो नंदिनी को मेरे यहाँ से वापस लेके जा सकती है, तब तक नहीं। नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। जाने को चलो। नहीं माँ, अपना ख्याल रखना समर। उनके योद्धा इतने ताकतवर और कुशल कैसे थे, जबकि अभी वो अपनी संपूर्ण ताकत से लड़ भी नहीं रहे थे। मैं उनके सामने इतना कमजोर क्यों पड़ गया? इस तरह हिम्मत मत हारो महायोद्धा समर। महासंग्राम में अभी भी 1 महीना है। मैं वापस अग्नि विद्यापीठ जाकर तैयारियां शुरू करता हूँ। विद्यापीठ के सारे उच्च स्तरीय शिक्षक आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जब चाहें विद्यापीठ आ सकते हैं। गुरुदेव, काल वक्र और महिका ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किए बिना ही मुझे हरा दिया। ऐसा क्यों? उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आई?
कि तुम मनुष्य की क्षमता से लड़ रहे थे समय, और नाग विद्यापीठ ने गुप्त रूप से एक ऐसी औषधि तैयार की है जिसे योद्धा पीकर असामान्य और अप्राकृतिक रूप से पीकर बलवान बन जाता है। इस तरह उन्होंने कृत्रिम रूप से ताकत बढ़ाई है। और उस अप्राकृतिक शक्ति को तुम अपने मनुष्य के देह से कभी नहीं हरा सकते समर। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी अवजीत काया को जगाना होगा। एक ऐसी देह जिसे इस सृष्टि का कोई भी शास्त्र, कोई भी जहर छू नहीं सकता। अविजित काया? अपनी अवजित काया को जगाकर तुम वाकई में बलवान बन सकते हो और महायोद्धा कहलाओगे। अग्नि विद्यापीठ में एक गुप्त गुफा है। अगर तुम्हें अपनी अवजित काया को जगाना है तो तुम्हें उस कुंड में साधना करनी होगी, लेकिन वो साधना बहुत ही कठिन होगी। समर, वो साधना बहुत ही कठिन होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अपनी माँ को सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं मौत के मुंह में भी उतरने को तैयार हूँ। तुम नए हो क्या? अग्नि विद्यापीठ में यहाँ बैठना मना है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सभी नव प्रवेशी एक एक करके अपना परिचय देंगे। मैं उत्तर से अरिंजय राजपुरोहित। आपका नाम सूची में है। मैं मंगल राज से कुंवर रंजित भाटी। आपका भी नाम सूची में है। दक्षिण से राजकुंवर। गुरुजी, मैं दक्षिण से। आपका भी नाम सूची में है। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? मैं समर वरदान, मैं यहाँ आचार्य से मिलने आया। समर वर्धन? तुम फिर बैठ गए? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ विद्यार्थियों का बैठना मना है। तुम खुद भी फंसोगे और हमें भी फंसाओगे। गुरुजी आते ही होंगे, उठो वहाँ से। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आइए, अग्नि पीठ में आपका स्वागत है महायोद्धा समर। आचार्य, अग्नि विद्यापीठ में अमर कुंड कहाँ पर है? अमर कुंड जमीन के नीचे और लावा के ऊपर स्थित है और उसका पानी लोहे को भी पिघला देता है। अमर कुंड में साधना करना खतरनाक हो सकता है। मैं तैयार हूँ आचार्य। समर, सदियों से इस साधना को कोई पूरा नहीं कर पाया है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा आचार्य जी। अद्भुत। कि तुम मनुष्य की क्षमता से लड़ रहे थे समय, और नाग विद्यापीठ ने गुप्त रूप से एक ऐसी औषधि तैयार की है जिसे योद्धा पीकर असामान्य और अप्राकृतिक रूप से पीकर बलवान बन जाता है। इस तरह उन्होंने कृत्रिम रूप से ताकत बढ़ाई है। और उस अप्राकृतिक शक्ति को तुम अपने मनुष्य के देह से कभी नहीं हरा सकते समर। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी अवजित काया को जगाना होगा। एक ऐसी देह जिसे इस सृष्टि का कोई भी शास्त्र, कोई भी जहर छू नहीं सकता। अविजित काया? अपनी अवजित काया को जगाकर तुम वाकई में बलवान बन सकते हो और महायोद्धा कहलाओगे। अग्नि विद्यापीठ में एक गुप्त गुफा है। अगर तुम्हें अपनी अवजित काया को जगाना है तो तुम्हें उस कुंड में साधना करनी होगी, लेकिन वो साधना बहुत ही कठिन होगी।
समर, वो साधना बहुत ही कठिन होगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अपनी माँ को सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं मौत के मुंह में भी उतरने को तैयार हूँ। तुम नए हो क्या? अग्नि विद्यापीठ में यहाँ बैठना मना है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सभी नव प्रवेशी एक एक करके अपना परिचय देंगे। मैं उत्तर से अरिंजय राजपुरोहित। आपका नाम सूची में है। मैं मंगल राज से कुंवर रंजीत भाटी। आपका भी नाम सूची में है। दक्षिण से राजकुंवर। गुरुजी मैं दक्षिण से। आपका भी नाम सूची में है। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? मैं समर वरदान, मैं आचार्य से मिलने आया हूँ। समर वरदान? तुम फिर बैठ गए? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ विद्यार्थियों का बैठना मना है। तुम खुद भी फंसोगे और हमें भी फंसाओगे। गुरुजी आते ही होंगे, उठो वहां से। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आइए, अग्नि पीठ में आपका स्वागत है महायोद्धा समर। आचार्य, अग्नि विद्यापीठ में अमर कुंड कहाँ पर है? अमर कुंड जमीन के नीचे और लावा के ऊपर स्थित है और उसका पानी लोहे को भी पिघला देता है। अमर कुंड में साधना करना खतरनाक हो सकता है। मैं तैयार हूँ आचार्य। समर, सदियों से इस साधना को कोई पूरा नहीं कर पाया। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा आचार्य जी। तुमने अपनी अवजित काया को जगा लिया है महायोद्धा। आचार्य जी, मुझ पर प्रहार कीजिए। इतने घातक हमले का भी आप पर कोई असर नहीं हुआ महायोद्धा। चलिए, अब हम महासंग्राम के लिए तैयार हैं। अग्नि विद्यापीठ के योद्धाओं, कल हमारा सामना एक पुराने दुश्मन से होने जा रहा है। वो दुश्मन है नाग विद्यापीठ। भले ही हम नाग विद्यापीठ के खिलाफ कुछ मुकाबले हार गए हो, लेकिन कल हमारा सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और हाँ, एक माँ का सम्मान भी दांव पर है। इस बार हम नहीं हार सकते। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाग विद्यापीठ के वीरों, ये महासंग्राम हमें किसी भी स्थिति में जीतना है और उसके पश्चात वरदान परिवार के एक एक सदस्य को तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। वरदान परिवार के एक एक सदस्य को तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। तो खास तौर से तुम्हारी इस नाजायज औलाद को। समर आपका नाती है पिताजी। अरे कलंक है वो, उसका अस्तित्व ही मेरा अपमान है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो गुप्त औषधि तुम लोगों को दी गई है, उससे तुम्हारी शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये महासंग्राम केवल और केवल हम जीतेंगे।
आचार्य, मैंने बोला था कि वरदान परिवार का एक एक सदस्य यहाँ होना चाहिए ताकि महासंग्राम जीतने के बाद मैं उन्हें सजा दे सकूं। क्या हुआ, डर गए वो लोग? शेरदिल, मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है। मुकाबले की जरूरत भी है। सुना है कि अग्नि विद्यापीठ का वो नाजायज महायोद्धा बन गया है और उसे तो काल वक्र और महिका यूं ही हरा देंगे, वो भी क्षण भर में। 1 महीने पहले मैंने इसे धूल चटाई थी। अगर मुझे रोका नहीं गया होता तो मैं तुम्हारे इस महायोद्धा को यहीं खत्म कर देता। सुना तुमने? वही खत्म कर देता। मेरी एक और शर्त है, इस संग्राम को चाहे कोई भी जीते, इस महासंग्राम के बाद दोनों विद्यापीठ अपनी दुश्मनी खत्म कर देंगे। आचार्य, क्या तुम भी यही चाहते हो? उत्तर और दक्षिण के बीच दुश्मनी हमारी वजह से है और समय आ गया है अब इसे खत्म करने का। तो ठीक है, महासंग्राम के बाद इसका फैसला होगा। काल वक्र, तुम मेरे सामने कहाँ टिकोगे? तुम्हारा महायोद्धा मेरे सामने नहीं टिक पाया। तुम्हारे लिए महायोद्धा की जरूरत भी नहीं है, मैं ही काफी हूँ। काल वक्त अपनी क्षमता से कई गुना शक्तिशाली लग रहा है। इसकी आंखें और चमड़ी को देखकर लग रहा है कि इसने जरूर किसी तरह की औषधि का प्रयोग किया है। बस इतना ही दम है तुम्हारे योद्धाओं में, समर, या तुम भी अपने खानदान की तरह डरपोक हो? नहीं समर, अभी नहीं। हमें पहले ये आंकना होगा कि इन्होंने किस हद तक अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है। दिवांकर, तुम मैदान में उतरो और काल वक्र की शक्ति का पूरा अनुमान लगाओ और उसे थकाओ। जो आज्ञा आचार्य। हाँ। क्या हुआ, अंदाजा लगा मेरी ताकत का या और आजमाना बाकी है? काल वक्त, तुम उसे जान से मारना चाहते हो? आचार्य, ये मौत का महासंग्राम है। अगर तुम अपने योद्धाओं को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे महायोद्धा को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। मैं तुम्हारे योद्धाओं की जान बख्श दूंगा। वैसे भी इस महासंग्राम में 1-2 जाने जाएंगी नहीं, मजा नहीं आएगा। मैं अब तुमसे लड़ूंगा। आचार्य जी, आपकी उम्र भजन करने की है, यहाँ युद्ध करने की नहीं। ताकत का घमंड तो रावण को भी ले डूबा था। काल वक्र, आचार्य, आचार्य होने के नाते तुम तो बहुत कमजोर हो। कितनी शर्म की बात है कि अग्नि विद्यापीठ का आचार्य हमारे एक शिष्य से हार गया। इसका मतलब इस महासंग्राम का फैसला हो गया है। नाग विद्यापीठ विजय। रुको, अपनी आंखों से देखेगी तू कि काल वक्र कैसे चींटी की तरह चीर देता है इसे। महायोद्धा समर से हरा देंगे ना आचार्य? ये कैसे? ये कैसा संभव है? अरे पिछले 3 हफ्तों में तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरे पास ऐसी शक्तियां आ गई जो सामान्य नहीं है?
असंभव है कि इसने अपने अभिजीत काया को तो नहीं जगा दिया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले 1 महीने में तूने अपने आप को मजबूत बना लिया है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक ना एक दिन फटेगी। रुको शेरदिल नागवंश, ये नियमों के खिलाफ है। महासंग्राम का नियम ये कहता है कि परिवार के बुजुर्ग इस तरह युवा योद्धाओं के बीच चल रहे युद्ध में नहीं उतरते। आप मुझे मारने के लिए इतने बेताब क्यों? मैं आपकी ही बेटी का खून हूँ, फिर भी आपके दिमाग में मेरे लिए इतना जहर, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि जब भी मैं तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरी बेटी के साथ किया गया शोषण, उसका अपमान, वो महापाप याद आता है। अरे तेरा होना, तेरा अस्तित्व ही मेरे खानदान की इज्जत पे एक बदनुमा दाग है, और ये दाग तभी मिटेगा जब तेरी मौत होगी। आज पहली बार किसी ने मुझे पीछे धकेला है। अब तू देखेगा मेरा विकराल रूप। ये तो एक बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है, इसे तो राक्षस इस्तेमाल करते हैं। शेरदिल नागवंशी, बदले की आग में इतने अंधे हो गए हो? जीत के लिए इस हद तक गिर जाओगे? एक बच्चे को मारने के लिए एक राक्षस का रूप धारण करोगे? देखा, ये है शेरदिल की असली ताकत। अब इस कीड़े को कोई नहीं बचा सकता। नाग विद्यापीठ की, नाग विद्यापीठ की, नाग विद्यापीठ की। सुमन बेटा, देखो अपने महायोद्धा को देखो, बड़ी डींगे मार रहे थे कि महायोद्धा, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? आचार्य, ये क्या हो रहा है? अब ये महासंग्राम खत्म होगा दिवाकर। ये निशान तो अभिजीत काया का है, जो आज तक हजारों सालों से किसी ने हासिल नहीं किया। शेरदिल नागवंशी, आओ इस संग्राम को खत्म करते हैं। अभिजीत काया, इस लड़के ने अब असली शक्ति हासिल कर ली है। अभिजीत काया, मैं भी देखता हूँ अभिजीत काया की ताकत क्या है। नहीं समर, इन्हें मत मारो। ये कितने भी क्रूर और निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन मेरे पिता है, और ये पाप मैं तेरे हाथों से तो नहीं होने दे सकती। छोड़ दे इन्हें।
आज तक मैं कभी नहीं हारा। छोटे से बच्चे ने मुझे हरा दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। है कोई और यहाँ जो मुझे चुनौती देना चाहता है? आज नहीं, आज इसे कोई नहीं हरा पाएगा। मौत का महासंग्राम समाप्त हुआ। अग्नि विद्यापीठ के महानायक समर की विजय हुई है। महायोद्धा समर की जय हो। महायोद्धा समर की जय हो। चुप! आपको याद है ना, आपको एक घोषणा करनी है। याद है। आज से नाग विद्यापीठ हमेशा के लिए बंद। आज से उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई दुश्मनी नहीं। चलो। माँ, हम जीत गए। अब हमें घर चलना चाहिए। शेरदिल ने भले ही समर के सामने हार मान लियो, लेकिन मैं रणविजय इसके सामने हार नहीं मानूंगा। इसने मेरी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मुझे अजित काया से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और अलगसिर जी, माफ कीजिएगा। आपकी औषधि आप अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए। आपकी औषधि के चक्कर में शेरदिल वहाँ मैदान जंग में मुंह के बल गिरा रहा। औषधि 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 औषधि, काहे की औषधि? मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। बताइए क्या रास्ता है? मैं रणविजय को इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ और उसकी शक्ति अभिजीत काया के बराबर होगी। ये डर तुम्हारी जान भी ले सकता है रणविजय, सोच लो। लेकिन हाँ, अगर तुम बच जाते हो ना, तो तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसी शक्तियां आ जाएगी जिसे काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। तुम भी इसे काबू ना कर पाओगे। आचार्य, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मेरे बेटे मानस, उसके कान में गहरी चोट लगने की वजह से उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी है। कृपया इसके उपचार के लिए एक औषधि दीजिए आप मुझे। ये देव औषधि है। ये उसके कान के हर जख्म को ठीक कर देगी। समर बेटा, ये अपने भाई मानस को दे देना। ये दवाई उसे ठीक कर देगी। रणविजय, तुम जिंदा बच गए। इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर को इन औषधि ने स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तुम अमर हो, अमर। हाँ। तुम्हें तो मरना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में मेरे से कोई और शक्तिशाली हो। समर, ए समर, बाहर निकल।
हर्षवर्धन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तू आ तो गया है यहाँ पर, लेकिन अब तेरी मौत निश्चित है। मौत तो आज मेरे रूप में चलकर खुद आइए तुम्हारे दहलीज पर। रणविजय, आज तू या फिर मैं? पिताजी उठिए। रणविजय! ताकाओ। मानस, मानस, क्या हो तुझे? किसी क्या है सब कुछ? बहुत देर हो चुकी है भाई, बहुत देर हो चुकी है। रणविजय राक्षस बन गया है, पिताजी को मार दिया और ताऊ जी को जंगल में ले गया है। मानस, रणविजय, राजकरण, मैंने कहा था तुझसे, भाई साहब, मैंने कहा था इससे कि अंत में जीत हमारी होगी। आंखें खोल अपनी हर्षवर्धन, देख अपने बेटे की तरफ। इस जीत को पाते पाते वो एक राक्षस में बदल गया है। राक्षस है तेरा बेटा, राक्षस। हर्षवर्धन, तू यह मत सोच कि ये जीत तुझे इतनी आसानी। मानस की मौत का बदला ले। इस हर्षवर्धन और शुभांकर को तो मैं संभालती हूँ। नौकरानी, बहुत बहादुर बन रही है। इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समर, बेटा इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें साथ मिलकर इसे हराना होगा। समर, याद करो, एक बार बचपन में नदी किनारे जब हम उस मोटी चमड़ी वाले मगरमच्छ से लड़ रहे थे, तब उसकी चमड़ी किसी तलवार, किसी तीर से नहीं कटी थी, लेकिन उसकी आंखें सबसे बड़ी कमजोरी। याद करो,
इसका शरीर इस औषधि के जहर से पत्थर बन चुका है। मैं इस पर वार करके इसका ध्यान भटकाऊंगा। आप तब तक आके इसकी आंखों में चाकू डाल के इसकी आंखें फोड़ देना। मैं तैयार हूँ बेटा, तू अपना ध्यान रख। अब तेरे मरने का समय आ गया समर। ये मेरे चाचा तेजकरण को मारने के लिए, ये मेरे भाई मानस को मारने के लिए, जिसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया, मेरी माँ का अपमान करने के लिए, ये राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए। तुझे सजा मैं नहीं दूंगा, तुझे राज्य का कानून सजा देगा। पूरी जिंदगी अब सड़ेगा तू। मेरे बेटे को मारा तूने। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मेरे एक पाप के कारण तुम्हें 20 सालों तक दुख और अपमान झेलना पड़ा। नंदिनी, मैं तुम्हारे इन दुखों का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। माफ कर दो मुझे। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो आपकी आभारी हूँ कि आपने अपनी हवेली में मुझे रहने की जगह दी। समर बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। इतना कुछ होने के बाद भी मैं क्या तुम्हें बेटा कह सकता हूँ? मैं बहुत बुरा पिता हूँ बेटा। माफ कर पाओगे मुझे? मुझे माफ कर देना मेरे भाई।